सोचिए एक कलाकार के बारे में जिसकी पूरी जिंदगी एक तलाश थी। एक ऐसी रेखा की तलाश जो हिंदुस्तान की रूह में बसी लय को पकड़ सके। एक ऐसी लकीर जो सिर्फ कोई शक्ल ना बनाए बल्कि खुद में एक गीत हो, जिसमें इस मिट्टी की धड़कन हो, यहाँ के लोगों का संगीत हो और गुजरते हुए वक्त की आवाज हो। ये कहानी है कटिंगेरी कृष्ण हेब्बर की और उनकी उस कला की जिसमें भारत की सदियों पुरानी लय एक बिल्कुल नई जुबान में हमसे बात करती है। हेब्बर की कला का जो सार है वो हमें उनकी गाती हुई रेखा यानी द सिंगिंग लाइन में मिलता है। जरा इस पेंटिंग को देखिए। यहाँ दो मुर्गों की लड़ाई सिर्फ एक घटना नहीं है, ये तो जैसे ऊर्जा का एक विस्फोट हो। हर स्ट्रोक में एक तनाव है, एक रफ्तार है। ये रेखाएं आपस में उलझती हैं, एक दूसरे को काटती हैं और एक ऐसा मंजर बनाती हैं जहां आप रंगों के साथ साथ पंखों की फड़फड़ाहट और उस आक्रामकता की आवाज को भी महसूस कर सकते हैं। ये एक गति का संगीत है जिसे हेब्बर ने अपनी कूची से हमारे सामने रख दिया है। के हेब्बर के लिए कला सिर्फ कोई सजावट की चीज नहीं थी, ये एक संवाद था, एक डायलॉग, कलाकार और देखने वाले के बीच का एक गहरा खामोश रिश्ता। उनका मानना था कि जब आर्ट सिर्फ टेक्निकली बेहतरीन न हो बल्कि कोई विचार या भाव भी जाहिर करे तो ये रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। और यही विश्वास, यही सोच उनकी पूरी कला साधना का मूल मंत्र बनी। एक ऐसा सिद्धांत जिसने उन्हें हमेशा अपने मन की बात कहने की हिम्मत दी। तो चलिए अब हम इस महान कलाकार के जीवन की यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो भारत के एक छोटे से गांव से शुरू हुई और दुनिया के बड़े बड़े कला मंचों तक पहुंची। ये अपनी पहचान को खोजने और फिर उसे अपनी कला में ढालने की एक सच में एक असाधारण कहानी है। यही वो सवाल था जो 20वीं सदी के लगभग हर भारतीय कलाकार के सामने खड़ा था। और यही सवाल के हेब्बर की कला के बिल्कुल केंद्र में है। मतलब एक कलाकार अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर दुनिया के साथ कदम कैसे मिला सकता है, कैसे वो पश्चिम की तकनीक को अपनी पूरब की आत्मा के साथ जोड़ सकता है। इस विश्लेषण में हम इसी कश्मकश का जवाब हेब्बर की जिंदगी और उनके काम के जरिए तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर कलाकार की कहानी उसकी जड़ों से ही शुरू होती है। हेब्बर की कला की जड़ें भी दक्षिण कन्नड़ की उस उपजाऊ मिट्टी में हैं जहां की लोक संस्कृति और परंपराओं ने उनके अंदर के कलाकार को कह सकते हैं कि जन्म दिया। 15 जून 1911 कर्नाटका में उडुपी के पास एक गांव है कट्टिंगेरी। वहीं एक साधारण तुलु भाषी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका बचपन यक्षगान जैसे लोक नृत्यों की ऊर्जा, गांव के त्योहारों के रंगों और वहां की सीधी साधी जिंदगी के बीच गुजरा। ये अनुभव सिर्फ यादें नहीं थे, नहीं, ये वो बीज थे जो उनके अवचेतन में बो दिए गए और जो बाद में उनकी कला के कैनवस पर लहलहा उठे। परिवार की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वे गुजर बसर के लिए खिलौने बनाकर बेचा करते थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना था। हुआ यूं कि स्कूल में एक नाटक के दौरान एक छोटे से बच्चे ने तस्वीरों की मदद से शकुंतला का पाठ पढ़ाया। तो वहां मौजूद एक स्कूल इंस्पेक्टर की पारखी नजर ने उस बच्चे के हुनर को पहचान लिया। उन्होंने सिर्फ सुंदर चित्र नहीं देखे बल्कि कहानी कहने की एक गजब की क्षमता देखी। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने हेब्बर की जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो चिंगारी अब एक आग बन चुकी थी। इसके बाद हेब्बर ने अपनी कला को निखारने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय किया। यह दौर था सीखने का, दुनिया भर की कला शैलियों को अपने अंदर उतारने का और फिर उन सब से प्रेरणा लेकर अपनी एक अनूठी, अपनी एक खास शैली बनाने का। उनका सफर मैसूर से शुरू हुआ, लेकिन जो असली तालीम थी वो मिली मुंबई के मशहूर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में, जहां उन्होंने ब्रिटिश एकेडमिक शैली की बारीकियां सीखीं। लेकिन ज्ञान की प्यास उन्हें यूरोप तक ले गई। 1949 में वो पेरिस की प्रसिद्ध एकेडमी जूलियन में कला का अध्ययन करने पहुंचे। ये वो दौर था जब यूरोप युद्ध के बाद एक नई कलात्मक पहचान बना रहा था और इस माहौल ने हेब्बर को बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। हेब्बर की कला दरअसल एक संगम है जहां दो बिल्कुल अलग अलग कलात्मक धाराएं आकर मिलती हैं। एक तरफ थी भारतीय कला की गहरी परंपरा, जैसे अजंता की गुफाओं के चित्रों की वो लयदार रेखाएं, मुगल मिनिएचर्स की महीन कारीगरी और जैन पांडुलिपियों का संधा हुआ अनुशासन। तो दूसरी ओर थी पश्चिम की आधुनिक तकनीक, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, जिसने सिखाया कि कला सिर्फ नकल नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है। पॉल गोगैन जैसे कलाकारों से उन्होंने रंगों का साहस और आकारों को सरल बनाना सीखा। और पेरिस में उन्होंने रचना के आधुनिक नियम सीखे जो कला को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते थे। उनकी कला का ये जो सफर है ना, उसे हम इन दो तस्वीरों में बहुत साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है 1938 की ये पेंटिंग। ये एकेडमिक यथार्थवाद के बहुत करीब है। मतलब इसमें जे स्कूल की तालीम का असर साफ झलकता है। हर चीज़ बिल्कुल नियम से बनी है। और फिर दूसरी तरफ देखिए 1945 की ये पेंटिंग।
यहाँ भारतीय मिनिएचर शैली का असर कितना गहरा है। रेखाओं में एक अलग ही कोमलता और लय आ गई है, रंग सपाट हैं और पूरी कॉम्पोजिशन में एक भारतीय कहानी कहने का अंदाज है। तो ये उनकी स्टाइल कैसे इवॉल्व हुई, इसका एक जीता जागता सबूत है। यूरोप से लौटने के बाद हेब्बर जैसे एक वैचारिक मंथन से गुजरे। वहां के महान कलाकारों का काम देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज भी हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। उन्होंने किसी की नकल करने के बजाय अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो एक भारतीय कलाकार रहेंगे जो ज़रूरत के हिसाब से पश्चिमी तकनीक का इस्तेमाल ज़रूर करेगा, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी रूह हमेशा भारतीय रहेगी। ये उनकी कलात्मक स्वतंत्रता की घोषणा थी। और उस घोषणा के बाद हेब्बर की कला में एक नई तरह की स्पष्टता आई, एक क्लैरिटी। अब उनकी पेंटिंग्स में हमें जिंदगी की असली लय दिखाई देने लगी, वो लय जो भारत के गांवों में, उसके लोगों में और उसकी आत्मा में बसती है। उनके शुरुआती कामों में, जैसे 1931 की इस हिल स्टेशन पेंटिंग में, हम बाहरी दुनिया को समझने की एक कोशिश देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बाहरी डिटेल्स को कम करके विषय के सार को, उसकी आत्मा को पकड़ना शुरू कर दिया। उनके आकार और सरल होते गए, रंग और ज्यादा साहसी हो गए, ताकि वे बाहरी सच्चाई के बजाय भीतरी भावना को ज्यादा प्रभावी ढंग से सामने ला सकें। हेब्बर की कला असल में आम आदमी की कला थी। उनकी पेंटिंग्स में हमें भारत का आम नागरिक दिखता है, खेत में मेहनत करता किसान, नाचते गाते ग्रामीण, अपने काम में डूबा हुआ मजदूर। 1952 की हंगरी सोल जैसी पेंटिंग आज़ादी के ठीक बाद के भारत की सामाजिक सच्चाई को दिखाती है। ये सिर्फ गरीबी का चित्र नहीं है, बल्कि उस मुश्किल समय में भी इंसान की गरिमा और उसके जीने की इच्छा को एक सलाम है। नृत्य का, डांस का हेब्बर की कला पर बहुत ही गहरा असर था। आपको पता है, उन्होंने खुद 2 साल तक कथक की तालीम ली थी और नृत्य की ये समझ उनके कैनवस पर उतर आई। उनकी रेखाओं में वही प्रवाह, वही गति और वही अनुशासन है जो कथक के तत्कार में होता है। फोक रिदम जैसी पेंटिंग्स में शरीर की भंगिमाएं, कपड़ों की सिलवटें और संगीत की धुन सब मिलकर एक लय में बंध जाते हैं। तो जब हम हेब्बर की शैली को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या बातें सामने आती हैं? सबसे पहले उनकी लयबद्ध गाती हुई रेखाएं, फिर आम लोगों की जिंदगी पर उनका गहरा ध्यान। उन्होंने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आकारों को सरल बनाया और चटक जमीनी रंगों का खूब इस्तेमाल किया। एक खास तकनीक जो वो इस्तेमाल करते थे वो थी सीधे ट्यूब से गाढ़े रंगों की परतें लगाना, जिसे इम्पास्टो कहते हैं। इससे पेंटिंग में एक उभार और एक अलग ही ऊर्जा आ जाती थी। और इन सबके मूल में था भारतीय विषयों और आधुनिक संयोजन का वो अनोखा मिश्रण। एक कलाकार सिर्फ अपने मन की दुनिया में नहीं जीता, वो अपने समय का एक संवेदनशील गवाह भी होता है। हेब्बर के करियर के बाद के दौर में उनकी कला समाज और दुनिया में हो रही घटनाओं का एक बहुत ही शक्तिशाली दर्पण बन गई। उनकी कला अपने समय की बड़ी बड़ी घटनाओं पर एक गहरी टिप्पणी थी। जब बांग्लादेश में बाढ़ की त्रासदी हुई तो उनके कैनवस पर इंसान की लाचारी और प्रकृति का प्रकोप उतर आया। जब खाड़ी में युद्ध छिड़ा तो उनकी कला में उस हिंसा का डर और बेचैनी साफ दिखाई दी। उन्होंने इन घटनाओं को सिर्फ एक खबर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक इंसान की संवेदना के साथ महसूस किया और फिर उसे अपनी कला में ढाल दिया। हेब्बर सिर्फ अतीत और वर्तमान में ही नहीं जीते थे, भविष्य को लेकर भी उनमें एक गहरी उत्सुकता थी। विज्ञान की तरक्की और अंतरिक्ष की खोज ने उन्हें हमेशा आकर्षित किया। रॉकेट और बर्थ ऑफ अ मून जैसी पेंटिंग्स में हम उनकी कलात्मक भाषा का एक नया ही रूप देखते हैं। यहाँ उनकी लयबद्ध रेखाएं ब्रह्मांड के रहस्यों और इंसान की महत्वाकांक्षाओं को चित्रित कर रही हैं। ये दिखाता है कि उनकी कला किसी एक विषय में बंधी हुई नहीं थी। 1961 में हेब्बर ने अपनी कला के दर्शन को एक किताब की शक्ल दी, जिसका नाम था द सिंगिंग लाइन। ये किताब सिर्फ उनके रेखाचित्रों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये तो उनकी कलात्मक आत्मा का एक घोषणा पत्र है। ये उनकी इस गहरी मान्यता को दिखाती है कि हर चीज का सार एक रेखा में छुपा है और उस रेखा में ही संगीत है, लय है और जीवन है। इस किताब में जो रेखांकन है वो उनकी लय की खोज का सबसे शुद्ध, सबसे प्योर रूप है। यहां कोई रंग नहीं है, कोई भटकाव नहीं है, सिर्फ एक रेखा है जो पूरे कागज पर आज़ादी से घूमती है और अपनी गति और अपनी मोटाई से ही भावनाओं और आकारों को जन्म देती है। ये रेखाचित्र एक तरह से उनकी पेंटिंग्स का डीएनए है। यहाँ हम उस मूल ऊर्जा को देखते हैं जो बाद में उनके कैनवस पर रंगों के साथ मिलकर पूरी होती है। 26 मार्च 1996 को हेब्बर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कला की लय आज भी गूंज रही है।
आइए देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी कैसे जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को किस तरह प्रेरित कर रही है। देश ने उनकी कला का भरपूर सम्मान किया, जो उनके पुरस्कारों में साफ झलकता है। ये सफर 1961 में पद्मश्री से शुरू हुआ, फिर 1976 में वे ललित कला अकादमी के फेलो बने, जो किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। और 1989 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं थे, बल्कि उनकी कलात्मक यात्रा की उपलब्धियों का एक प्रमाण थे। उनकी विरासत आज कई रूपों में जिंदा है। उनकी बेटी रेखा राव खुद एक बहुत जानी मानी चित्रकार हैं और उनकी कला परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। उनके नाम पर बनी के हिब्बर फाउंडेशन युवा कलाकारों को सहारा देती है, और हिब्बल गैलरी एंड आर्ट सेंटर उनकी कला और उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जरूरी काम कर रहा है। उनकी विरासत सिर्फ उनकी पेंटिंग्स में नहीं है, बल्कि उन कलाकारों में भी है जो आज भी भारतीयता और आधुनिकता के बीच संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में बस यही कहा जा सकता है, कलाकार नश्वर है पर उसकी कला अमर होती है। के हैबर ने जिस लय को अपने कैनवस पर उतारा, वो लय हमेशा हमारे बीच रहेगी, हमें भारत की आत्मा की याद दिलाती रहेगी। उनकी रेखाओं का संगीत कभी खत्म नहीं होगा। ये हमेशा गूंजता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों को छूता हुआ।